स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोटर कार के बारे में। अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, देन इन दैट केस उसकी वैल्यूएशन क्या होगा सर? पहले आपको ये चार्ट देखना है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का मोटर कार है और एम्प्लॉयर ही उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर ने कार भी दिया है और एम्प्लॉयर ने उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा भी दे रहा है, उसकी रेगुलर सर्विस के लिए पैसा भी दे रहा है, देन इन दैट केस ये जो परक्विजाइट है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा ओनली इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। सिर्फ जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है, क्योंकि एम्प्लॉयर अपना खुद का गाड़ी भी दे रहा है और खर्चा भी दे रहा है, तो ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। ओके, लेकिन सर टैक्सेबल कितना होगा? पॉइंट नंबर 1, अगर ये गाड़ी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पज, देन परक्विजाइट वैल्यू है नील। लेकिन अगर गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, देन इन दैट केस यहां पे आपको लेना पड़ेगा मेंटेनेंस कॉस्ट, जितना भी एम्प्लॉयर दे रहा है रेगुलरली पेट्रोल या फिर सर्विस के लिए, प्लस गाड़ी के लिए आपको कुछ डेप्रिसिएशन लेना है जो है 10%। सो आपको क्या करना है परक्विजाइट वैल्यू में? मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार। ओके, सो अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने दिया है और खर्चा भी एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्स लगेगा। पॉइंट नंबर 1, ऑफिशियल पर्पज नील, परक्विजाइट वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, अगर पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है तो पहले आपको लेना है मेंटेनेंस कॉस्ट जितना एम्प्लॉयर दे रहा है, प्लस उसके साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन लेना है एट ए रेट ऑफ 10%। ओके, लेकिन सर गाड़ी अगर बोथ पर्सनल पर्पज एंड ऑफिशियल पर्पज दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर गाड़ी आपका बोथ ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो आपको यह चेक करना है कि गाड़ी बड़ी गाड़ी है या फिर छोटी गाड़ी है, यानी कि अगर वो कार बिग कार है या फिर स्मॉल कार है। अगर बिग कार है तो उस केस में आपको 2400 पर मंथ ये लेना है परक्विजाइट वैल्यू। अगर वो स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ ये लेना है आपको परक्विजाइट वैल्यू। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय दे रहा है, यानी कि गाड़ी सिर्फ एम्प्लॉयर ने दे दिया कि ये लो गाड़ी, लेकिन एम्प्लॉय को बोला कि तुम्हें पेट्रोल डालना है, तुम्हें इसकी सर्विसिंग करनी है, बाकी जो करना है वो तुम्हें करना है, सर गाड़ी में दे रहा हूं। ओके, तो इस केस में भी ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की हैंड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉयर का है। ओके, उस केस में परक्विजाइट का वैल्यू सर क्या आएगा? पर्सनल पर्पज, अगर पर्सनल पर्पज के लिए मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को मिला क्या है? सिर्फ गाड़ी मिला है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट तो ये खुद दे रहा है, तो गाड़ी का कॉस्ट का 10%, यानी कि जो डेप्रिसिएशन आप लेते थे वो डेप्रिसिएशन लेना बस 10%। अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए है, ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज, देन परक्विजाइट वैल्यू नील है। लेकिन अगर बोथ पर्पज के लिए है तो आपको यहां पे लेना है 600 एंड 900। अगर 600 है, अगर छोटा कार है तो 600 पर मंथ, अगर बड़ा कार है तो 900 पर मंथ, ये आपको लेना है। तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉयर दे रहा है, इस बार गाड़ी एम्प्लॉय का है लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, पेट्रोल वगैरह के लिए पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस केस में सर क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, ऑफिशियल पर्पज के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, परक्विजाइट वैल्यू नील। पर्सनल पर्पज के लिए एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या मिला सर? मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि गाड़ी तो खुद का है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जितना भी मिला वो है परक्विजाइट वैल्यू। एंड अगर गाड़ी बोथ पर्पज के लिए यूज हो रहा है, देन इन दैट केस आपको क्या करना है? एक्चुअल एक्सपेंसेस लेना है, गाड़ी जितना भी चल रहा है, गाड़ी के लिए जितना खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस लेना है आपको, उसमें से माइनस करना है 1800 पर मंथ अगर वो छोटा गाड़ी है, और 2400 पर मंथ अगर वो बड़ी गाड़ी है। ठीक है सर, पहले ये बताइए कि छोटे गाड़ी और बड़े गाड़ी हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको जो गाड़ी है उसकी इंजन कैपेसिटी को चेक करना पड़ेगा। अगर वो 1.6 लीटर या फिर 1600 सीसी से कम है तो वो छोटी गाड़ी है, अगर वो 1600 सीसी या फिर 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी से बड़ा है तो उस केस में वो बड़ी गाड़ी है। तो ये है टोटल कार परक्विजाइट का वैल्यूएशन। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखना है। अगर कार फैसिलिटी मिला है टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन इन दैट केस वो जो परक्विजाइट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर कन्वेंस फैसिलिटी कोई कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, तो उस केस में भी वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके, अगर गाड़ी के साथ साथ आपको ड्राइवर भी मिला है तो ड्राइवर का जो सैलरी है उसके लिए आपको कितना लेना है? 900 पर मंथ। सोचो, परक्विजाइट की वैल्यू उसमें भी ऐड हो जाएगा 900 पर
मंथ। ओके, तो ये है कार परक्विजाइट। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं परक्विजाइट वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स अदर देन मोटर कार। अगर एम्प्लॉयर ने कार ना देके कोई और मोटर व्हीकल प्रोवाइड किया है, बेसिकली अगर बाइक्स दिया है, बाइक या फिर स्कूटी ऐसा हो सकता है, टू व्हीलर अगर दिया है एम्प्लॉय को, देन उस केस में उसकी वैल्यूएशन कैसा होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने दिया है और खर्चा भी वो ही मेंटेन कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर की बाइक या फिर स्कूटी है एंड उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, पेट्रोल वगैरह, उसकी सर्विसिंग वगैरह एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, देन इन दैट केस आपको चेक करना चाहिए गाड़ी कौन सी पर्पज के लिए यूज हो रहा है। अगर ऑफिशियल पर्पज है देन इट्स नील, अगर पर्सनल पर्पज है तो आपको क्या लेना है? मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10%। अगर गाड़ी बोथ पर्पज के लिए यूज हो रहा है देन इन दैट केस आपको क्या करना है? रीजनेबल प्रोपोर्शनेट लेना है। सपोज गाड़ी 60% ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, 40% पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों का 60-40 रेशियो करना है और जो 40% है जो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है उसे लेना है परक्विजाइट। ओके, और ये जो परक्विजाइट है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि सेम रीजन है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का गाड़ी है और एम्प्लॉयर ही मेंटेनेंस कर रहा है, एम्प्लॉयर का खुद का कोई चीज अगर एम्प्लॉय को दे रहा है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है और मेंटेनेंस वगैरह एम्प्लॉयर कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? ऑफिशियल पर्पज के लिए आपको नील लेना है, पर्सनल पर्पज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट लेना है, क्योंकि एम्प्लॉयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहा है। अगर बोथ पर्पज हुआ एक्चुअल, अगर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज हो रहा है, तो जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा उसमें से आप माइनस कर लोगे 900 रुपीज पर मंथ। ओके, सो एक बार दोबारा देखते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने बाइक या फिर स्कूटी ऐसे कुछ दिया है, टू व्हीलर वगैरह अदर देन कार, देन इस केस में परक्विजाइट वैल्यू क्या होगा? पहले हम चेक करेंगे गाड़ी किसका है। गाड़ी अगर एम्प्लॉयर का है, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। 3 केस है। अगर ऑफिशियल पर्पज है तो कोई भी परक्विजाइट वैल्यू नहीं है, परक्विजाइट वैल्यू नहीं ले। अगर पर्सनल पर्पज है तो एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ 10%, जितना आया वो होगा परक्विजाइट का वैल्यू। अगर बोथ पर्पज है देन इन दैट केस आपको क्या करना है? जो एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है प्लस डेप्रिसिएशन है, जो नंबर 2 पॉइंट में आया था, उसी का एक रीजनेबल प्रपोर्शन आपको लेना है। सपोज गाड़ी 60-40 यूज हो रहा है, ऑफिशियल पर्पज के लिए 60, पर्सनल पर्पज के लिए 40 यूज हो रहा है, देन इन दैट केस आपको 60-40 का रेशियो करना है और जो 40% है वो होगा परक्विजाइट का वैल्यू, जितना पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ओके, अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है और खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है तो उस केस में क्या होगा? ऑफिशियल पर्पज के लिए नील, पर्सनल पर्पज के लिए सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, एंड बोथ पर्पज अगर गाड़ी यूज हो रहा है तो इन दैट केस एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लो, उसमें से माइनस कर लो 900 रुपीज पर मंथ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। जहां पे गाड़ी एम्प्लॉय का खुद का है वहां पे ऑल एम्प्लॉयज के लिए ये टैक्सेबल है। ओके, ओके सर। इसके बाद बात करते हैं लोन टैक्सेबल है। ओके, ओके सर। इसके बाद बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। लोन फैसिलिटी में सर क्या होगा? लोन फैसिलिटी के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है विदाउट इंटरेस्ट या फिर एट ए कंसेशनल रेट, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है विदाउट इंटरेस्ट और एट ए कंसेशनल रेट, देन इन दैट केस उसका ट्रीटमेंट वो परक्विजाइट में ट्रीट किया जाएगा। उसकी वैल्यूएशन सर कैसे होगा? अगर लोन अमाउंट लेस देन 20,000 है देन परक्विजाइट वैल्यू नहीं ले, ये एक एग्जेम्प्टेड परक्विजाइट है। अगर लोन अमाउंट 20,000 से कम है देन इन दैट केस जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो एग्जेम्प्टेड है पूरा का पूरा। लेकिन अगर लोन अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो आपको परक्विजाइट वैल्यू कैसे निकालना है? जो भी आपका एम्प्लॉयर, जो भी आपका मार्केट का रेट है, मार्केट रेट से आपको माइनस करना है एम्प्लॉयर का रेट। अगर लोन अमाउंट अप टू 20,000 है देन परक्विजाइट वैल्यू इज नील। अगर एबव 20,000 है देन इन दैट केस आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू लेना है, मार्केट रेट से आपको माइनस करना है आपकी एम्प्लॉयर का रेट। मार्केट का रेट सर कैसे लेंगे? जो भी एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईयर 1 में, मतलब ईयर स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो एसबीआई का रेट होगा वो आपको लेना है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया होगा आपके एग्जाम में। आपको उससे माइनस करना है एम्प्लॉयर आपका कितना चार्ज कर रहा है, जो डिफरेंस है वो होगा परक्विजाइट का वैल्यू। यहां पे एक और पॉइंट है, अगर लोन 2 लाख लोन अगर 20,000 से ज्यादा है
लेकिन स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लाइक कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये सारे जो खतरनाक डिजीज होते हैं ना, इन सारे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर ने फ्री में लोन प्रोवाइड किया है और वो मोर देन 20,000 है, देन इन दैट केस वो अमाउंट भी पूरा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सो लोन के केस में क्या है, अगर स्पेसिफाइड पर्पज के लिए मतलब स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर 20,000 से कम दिया गया है तो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्पज के लिए 20,000 से ज्यादा दिया गया है तो आपको लेना है मार्केट वैल्यू माइनस एम्प्लॉयर का रेट। ओके, मार्केट रेट और एम्प्लॉयर का रेट। सो मार्केट रेट में हम क्या लेंगे सर, मार्केट रेट में आपको सिंपली एसबीआई का ईयर 1 का, ईयर स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में जो भी रेट है वो लेना है और माइनस करना है जितना भी आपका एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है। ओके, अब सर बात करते हैं एजुकेशनल फैसिलिटी की। एजुकेशनल फैसिलिटी सर क्या है, एजुकेशनल फैसिलिटी बहुत ही सिंपल है। एजुकेशनल फैसिलिटी किसको प्रोवाइड किया जा रहा है आपको वो देखना है। अगर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को, देन इन दैट केस वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ओके, एम्प्लॉयर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ेगा तो बिजनेस का फायदा होगा, इस वजह से ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है टू फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, इन दैट केस आपको क्या करना है, वो एक परक्विजाइट है। वहां पे फिर आपको चेक करना है कि फैमिली मेंबर में कौन आ रहे, क्या वो एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर वो एम्प्लॉय के अदर फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अदर फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है तो जितना भी एक्चुअल कॉस्ट पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, उसमें से आपको माइनस करना है। अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर हुआ है तो बैलेंस जो आएगा वो परक्विजाइट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर भाई के लिए, वाइफ के लिए या फिर बहन के लिए, किसी के एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है या फिर एम्प्लॉयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना है, जितना एम्प्लॉयर एक्चुअली खर्चा कर रहा है उसमें से माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब बात करते हैं अगर चिल्ड्रंस की एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है तो एजुकेशन कहां पे हो रहा है वो आपको चेक करना है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं उस पढ़ाई के लिए, उसमें से आपको 1,000 रुपए 1,000 रुपीज पर मंथ माइनस करना है, बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय का चिल्ड्रन कहीं और पढ़ रहा है और उसका जो खर्चा है वो रीएम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, इन दैट केस जो इसका एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से आपको माइनस करना है 1,000 रुपीज पर मंथ। ओके, तो ये है एजुकेशनल का टैक्सेशन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्लब फैसिलिटी के बारे में। अगर एम्प्लॉय को स्पोर्ट्स या फिर हेल्थ क्लब का बेनिफिट मिला है तो इन दैट केस परक्विजाइट वैल्यू क्या है, नील है। लेकिन अगर अदर क्लब का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है तो इन दैट केस आपको चेक करना है मेंबरशिप किसके नाम पे। अगर मेंबरशिप एम्प्लॉय के नाम पे तो जितना भी बेनिफिट उसे मिला है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेंबरशिप इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है या फिर कॉर्पोरेशन के नाम पे मेंबरशिप है, इन दैट केस आपको क्या करना है, जो मेंबरशिप के लिए फीस दिया गया है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो एनुअल फीस है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं अगर एम्प्लॉयर ने कुछ एसेट यूज करने के लिए दिया है, एम्प्लॉय को एसेट यूज करने के लिए दिया, देन दैट केस क्या होगा, एसेट अगर एम्प्लॉयर का खुद का है देन आपको लेना है 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट एज परक्विजाइट वैल्यू। ओरिजिनल 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट आपको लेना है परक्विजाइट वैल्यू। अगर एम्प्लॉयर एसेट किसी से भाड़े पे लेके आपको दे रहा है तो परक्विजाइट वैल्यू क्या होगा, जितना वो रेंट एक्चुअली पे कर रहा है उतना होगा परक्विजाइट वैल्यू। ओके, अब अगर एम्प्लॉयर कुछ मूवेबल एसेट सेल कर रहा है एम्प्लॉय को एट कंसेशनल रेट, अगर एम्प्लॉयर ने कोई एसेट खरीदा था अब उसे सेल कर रहा है एम्प्लॉय को एट ए कंसेशनल रेट, सो इन दैट केस उसका परक्विजाइट वैल्यू सर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर। एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट था एम्प्लॉयर के लिए वो आपको लेना है, उसमें से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर ने जितने साल उसे यूज किया है उतने साल का आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो आएगा वो आएगा WDV। ठीक है, अगर जितना पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जितना पैसा एम्प्लॉय पे कर रहा है वो WDV से कम है, अगर एम्प्लॉय से जितना भी पैसा चार्ज किया जा रहा है वो WDV से कम है तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा परक्विजाइट वैल्यू। सो WDV से आप माइनस कर लीजिए एक्चुअल अमाउंट रिकवर और अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो जो भी आएगा आंसर वो आएगा एक बार परक्विजाइट वैल्यू। ओके,
अब सर पॉइंट ये है कि हमको डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन के लिए कोई रेट वगैरह है क्या? बिल्कुल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसा कुछ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उस केस में क्या होगा, आपको लेना है 50% का डेप्रिसिएशन एट WDV मेथड। ओके, WDV मेथड में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एट ए रेट ऑफ 50%। ओके, अगर कार फैसिलिटी है तो उस केस में आपको 20% लेना है अंडर WDV मेथड। अगर कोई अदर एसेट है तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट ए रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो डेप्रिसिएशन का रेट भी आपको मेंशन है कि अगर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इन दैट केस आपको लेना है 50% का डेप्रिसिएशन एट ए रेट ऑफ अंडर WDV मेथड। अगर कार फैसिलिटी है तो आपको 20% का डेप्रिसिएशन लेना है WDV मेथड में। एंड अगेन अगर अदर कोई एसेट है तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है एट ए रेट ऑफ 10%। ठीक है, उसके बाद हम चलते मील फैसिलिटी में, फ्री मेल फैसिलिटी। अगर फ्री मेल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, सो अगर टी, स्नैक्स और नॉन अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस है और ऑफिस आवर में प्रोवाइड किया गया है तो उसका बेनिफिट क्या होगा? नील, परक्विजाइट वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, नील होगा। अगर रिमोट एरिया में या फिर ऑफशोर एरिया में आपको फ्री मील प्रोवाइड किया गया है, रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया गया है, ऑफशोर एरिया में प्रोवाइड किया गया है, रूरल एरिया में प्रोवाइड किया गया है, जो कि नॉर्मल आपके ऑफिस से बहुत दूर है, तो उस केस में परक्विजाइट वैल्यू भी नील है। लेकिन अगर आपको ऑफिस प्रेमाइसेस में खाना मिला है या फिर ऑफिस कैंटीन वगैरह में खाना मिला है तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आपको खाना मिला है, जितने पैसे का मिला है, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 50 रुपीज पर मील। ठीक है, आपकी कैंटीन में एक मील का जितना भी चार्जेस है उसमें से आप माइनस कर लीजिए 50 रुपीज पर मील, इतना एग्जेम्प्टेड है। बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, जितना आपने खाना खाया है एक्चुअली। ओके, अदर केस में क्या होगा? एनी अदर केस में सिंपल एक ही रूल है, अगर एनी अदर केस है तो जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है आपके लिए वो आप ले लीजिए परक्विजाइट वैल्यू और माइनस कर लीजिए एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अगर सर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक सर्वेंट को किसने अपॉइंट किया था। अगर एम्प्लॉयर ने उसे अपॉइंट किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया था तो उस केस में वो ऑल एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। ओके, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय का, देन इन दैट केस क्या होगा? पहले क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा सैलरी में आपका, जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो पहले ऐड हो जाएगा सैलरी में, लेकिन बाद में आप उसे सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हो अप टू 1,50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर? ओके सर, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में, अगर फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको मिला है और एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, सपोज इंडिगो, एयर एशिया, ये जो है इनके एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिला है तो उस केस में परक्विजाइट वैल्यू कितना होगा? जितना आप नॉर्मल कस्टमर से चार्ज करते हो वो आप माइनस कर लो। अगर एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो जितना भी एम्प्लॉयर का एक्चुअल कॉस्ट है वो ले लीजिए, वो होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। ओके, अगर एम्प्लॉयर ने आपको फ्री गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किया है देन इन दैट केस उसका टैक्सेशन कैसे होगा? अगर एम्प्लॉयर ने फ्री गिफ्ट वाउचर आपको प्रोवाइड किया है सो अप टू 5,000 रुपीज वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अबव 5,000 रुपीज जो जितना भी अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब लॉ में स्टूडेंट्स दो पॉइंट है, कई जगह पे ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और कई जगह पे बोलते हैं कि 5,000 आप माइनस कर दो, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 10,000 का गिफ्ट वाउचर दिया, तो दो लोग यहाँ पे दो पॉइंट है। एक टाइप के लोग ये बोलते हैं कि पूरा जो 10,000 है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है क्योंकि 5,000 से ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप 10,000 से माइनस कर दीजिए 5,000, जो बचा 5,000 वो टैक्सेबल है। सर सही कौन सा है? दोनों ही सही है, लेकिन अगर आप ICI में अगर आप CA में या फिर CA का बुक देखोगे तो ये बोल रहे हैं कि 10,000 ही पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ओके, तो आपको 10,000 लेना है। ओके सर, अब सर बात करते हैं इस सब के बारे में। इस सब क्या है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, अपनी कंपनी में इक्विटी देना चाहता है तो उसे बोलता है इस सब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये नॉर्मली प्रोवाइड क्यों किया जाता है?
एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने के लिए, सपोज मैं एक स्टार्टअप हूं, मैं एक एम्प्लॉय को हायर नहीं कर पाऊंगा या अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ज्यादा सैलरी में, तो मैं उसे लालच देता हूं कि देखो मेरे कंपनी में 2-3 साल काम करो या फिर 4-5 साल काम करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर दूंगा। तो इससे दो बेनिफिट होता है नॉर्मली। एक फायदा होता है कि एम्प्लॉय मन लगा के काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब ये शेयर मिलेगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी फायदा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रहेगा और उसे सैलरी ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर उसे ESOP मिलता है। ओके, तो सर ये ESOP का वैल्यूएशन कैसा करेंगे, ESOP को कैसे वैल्यू करेंगे और कैसे सैलरी में टैक्स लगाएंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ESOP आपको मिला है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 देन ओनली ये सैलरी में टैक्सेबल होगा एज परक्विजाइट। अगर इससे पहले आपको ESOP मिला है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा जब आप उसे सेल करोगे। ओके, सो सैलरी में टैक्सेबल होने के लिए आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2009 के बाद ESOP इशू होना चाहिए। एम्प्लॉयर चाहे तो अपनी कंपनी का डायरेक्टली शेयर दे सकता है या फिर इनडायरेक्ट वे में किसी और कंपनी का भी शेयर दे सकता है, अपनी सब्सिडरी कंपनी का। वैल्यूएशन कैसा करेंगे सर, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, जिस दिन एम्प्लॉय ने स्टॉक ऑप्शन प्लान को एक्सरसाइज किया, उस दिन शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको लेना है, उसमें से माइनस करना है आपको जितना एम्प्लॉय से पैसा चार्ज किया गया, अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, जितना चार्ज किया गया है वो माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा वो आएगा परक्विजाइट का वैल्यू। ओके सर, उसके बाद चलते हैं और एक परक्विजाइट के ऊपर जिसका नाम है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घूमने के लिए पैसा दिया है या फिर घूमने के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है, शायद उसने टिकट प्रोवाइड किया या फिर जो भी टिकट का खर्चा था उसने रीएम्बर्स किया है, तो उसको बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, रिलायंस में काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि जाओ अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आओ, जो भी टिकट का खर्चा आएगा वो हम बियर करेंगे, तो उस केस में उसे बोलेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन। सर इस परक्विजाइट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, इसमें आपको जितना भी परक्विजाइट मिला, जितना भी पैसा मिला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने जर्नी इस तरह से परफॉर्म किया है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन इसका एक लिमिट है। सो अगर आपने एयर में ट्रैवल किया है, अगर एम्प्लॉय ने एयर में ट्रैवल किया है तो उस केस में क्या होगा, उसको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा, इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट। सपोज मैं अपनी वाइफ के साथ गोवा जाना चाहता हूं, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि जाओ अपनी फैमिली के साथ घूम के आओ, मैं एम्प्लॉयर को बोला कि मैं गोवा जाना चाहता हूं, तो एम्प्लॉयर ने बोला जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस भी मोड से जाना चाहते हो जा सकते हो, जितना भी पैसा आएगा मैं तुम्हें पे करूंगा। तो अगर मैं एयर में जा रहा हूं, प्लेन में जा रहा हूं, तो मुझे कितना पैसा एग्जेम्प्टेड है सर, इकोनॉमी क्लास शॉर्टेस्ट रूट। गोवा जाने के लिए जो अभी मैं जहां पे स्टे करता हूं ना, सपोज मैं भुवनेश्वर में स्टे करता हूं, भुवनेश्वर से गोवा जाने का जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उसमें फ्लाइट का जितना भी खर्चा हुआ है इकोनॉमी क्लास में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर सर मैं ट्रेन में जा रहा हूं तो उस केस में क्या है, फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, अगर ट्रेन का कनेक्टिविटी है तो फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेस्ट रूट, जितना भी पैसा आता है वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। अगर ट्रेन का कनेक्शन है, रेलवे कनेक्शन है, लेकिन मैं किसी अदर मोड में जा रहा हूं, मैं बस में जा रहा हूं गोवा, और लेकिन गोवा को ट्रेन कनेक्टिविटी है, तो उस केस में भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेस्ट रूट। अगर मैं एक ऐसा जगह जा रहा हूं जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो जहां जो भी उसका रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट है वहां उस रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट का डिलक्स क्लास या फिर AC क्लास। सपोज मैं राजस्थान जा रहा हूं, जो डेजर्ट है उसका, उस डेजर्ट में जा रहा हूं, वहां पे सिर्फ ऊंट ही चलते, तो उस केस में मुझे लेना चाहिए जो भी उसका डिलक्स क्लास है या फिर फास्ट क्लास है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, उसका डिलक्स क्लास या फिर फास्ट क्लास। ओके सर, अगर ऊंट है तो उसका क्या डिलक्स ऊंट लेंगे क्या, बिल्कुल, जो भी उसका रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, अगर ऊंट से जाना होता है जितना भी खर्चा हुआ है वो एग्जेम्प्टेड है। अगर हम एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और रेलवे कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया उतना रेलवे में हम डिस्टेंस चेक करेंगे कि उतने के लिए कितना खर्चा आता है। सपोज मैंने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 100 किलोमीटर के लिए रेलवे में कितना खर्चा आता है वो हमें लेना है फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेस्ट रूट का। ओके, कंडीशंस कुछ है इस परक्विजाइट को अवेल करने के लिए। पहला कंडीशन है कि जर्नी परफॉर्म्ड होना चाहिए विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल अलाउड नहीं है। जर्नी आप रिटायरमेंट के बाद भी ले सकते हो या फिर ड्यूरिंग द सर्विस आप ले सकते हो, आप सर्विस के टाइम पे भी ले सकते हो या फिर ड्यूरिंग द सर्विस आप ले सकते हो। आपको 4 साल का एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें आपका 2 जर्नी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 4 साल का ब्लॉक मतलब 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक आपको मिलेगा। ठीक है,
उसमें से आपको 2 जर्नी आप चारों ईयर में परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल में एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बाकी 2 साल टैक्सेबल होगा। तो आपकी एग्जाम के लिए जो जर्नी है वो है, आपके एग्जाम के लिए जो ब्लॉक है वो है जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2025। ठीक है, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2025 तक ये आपके एग्जाम के लिए ब्लॉक है। तो इसमें जितना भी आप ट्रैवल करोगे 2 साल का जर्नी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर सपोज मैं 2 साल में से किसी 1 साल का जर्नी नहीं ले रहा हूं, क्या मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं नेक्स्ट ब्लॉक में? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले ब्लॉक में वो लेना चाहिए। ठीक है, सपोज मेरा अभी जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो है जनवरी 2020 से, यानी कि 2022 ईयर से 2025 ईयर तक। ठीक है, 4 साल, 2022, 2023, 2024, 2025, ये 4 साल का चल रहा है अभी। ओके, सो अगर किसी 2 साल का मुझे एग्जाम्पशन लेना चाहिए, किसी 2 साल का जर्नी में एग्जाम्पशन ले सकता हूं। सपोज मैंने 1 ही साल लिया है और इस ब्लॉक में 3 साल मैंने वेस्ट कर लिया, तो क्या सर एक जो एडिशनल मुझे एग्जाम्पशन मिलने वाला था मैं वो नेक्स्ट ब्लॉक में ले सकता हूं? ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन वो उस ब्लॉक का पहले साल में होना चाहिए। मतलब इसका अगला जो ब्लॉक आएगा वो आएगा 26, 27, 28, 29। तो इसमें आपको एक उस साल में आपको 3 जर्नी का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आपको 26 ईयर में ही, मतलब 2026 ईयर में ही एक जर्नी परफॉर्म करना है और उसका बेनिफिट लेना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर को भी ले सकते हो और चाइल्ड को भी ले सकते हो। पहले चाइल्ड का कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं था कि आप जितना बच्चे चाहो उतना बच्चे ले सकते हो, लेकिन आजकल नॉर्मली चाइल्ड का लिमिट है मैक्सिमम 2। लेकिन अगर आपका जुड़वा बच्चा, पहला बच्चा एक बच्चा था और उसके बाद मल्टीपल चाइल्ड हुए तो उसको एक ही कंसीडर किया जाएगा। सपोज मेरा एक बच्चा था, उसके बाद ट्विंस हो गए, तो तीनों को मैं ले सकता हूं अपने साथ और तीनों का जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। बिल्कुल, ओके। उसके बाद सर चेक करते हैं ट्रैवल, टूरिंग, हॉलीडे होम एक्सेट्रा, इसके जो फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे होम, एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। अगर आप घूमने गए हो और एम्प्लॉयर आपको होटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस अगर फ्री में वो कर रहा है होटल फैसिलिटी प्रोवाइड, तो वो भी एक परक्विजिट है और वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। इसका टैक्सेशन सर क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर का खुद का होटल चेन है या फिर एम्प्लॉयर वो फैसिलिटी खुद प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय के रैंक के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। सपोज आईटीसी में आप काम करते हो, आईटीसी होटल में, आईटीसी होटल वालों का खुद का होटल चेन है। अगर आप आईटीसी होटल की कोई एम्प्लॉय हो और आईटीसी होटल में जाके स्टे करते हो, तो जितना भी वो आउटसाइड पर्सन से चार्ज करते, जितना भी वो एक नॉर्मल पर्सन से चार्ज करते, उतना ही आपका परक्विजिट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अगर एम्प्लॉयर एक ऑफिशियल टूर पे जा रहा है लेकिन साथ में कोई फैमिली मेंबर को लेके जा रहा है, तो जो फैमिली मेंबर का कॉस्ट है वो पूरा का पूरा हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू। सपोज मेरी नई नई शादी हुई, मेरा शादी अभी हुआ है और मेरा एक ऑफिशियल टूर में मुझे इंग्लैंड जाना है। ठीक है, इंग्लैंड एक ऑफिशियल टूर में जाना है, तो मैंने बोला कि मैं तो जाऊंगा लेकिन मेरे साथ मेरी वाइफ भी जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी वाइफ की कॉस्ट है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा आज परक्विजिट। ओके, अगर ऑफिशियल टूर में मैं जा रहा हूं, बाद में वो वैकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जितने दिन का वैकेशन मैंने लिया है वो उसका जो कॉस्ट है वो परक्विजिट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। सपोज मैंने दुबई गया घूमने के लिए, मैं दुबई ऑफिशियल पर्पज में जा रहा हूं, वहां पे ऑफिस वालों ने बोला, मेरी कंपनी वालों ने बोला कि आप वहां पे एक 3 दिन का सेमिनार है वो आप अटेंड करो और वापस आ जाओ। मैं जैसे ही गया 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया और बाद में मेरे एम्प्लॉयर को बोल रहा हूं कि सर 2 दिन मुझे दुबई घूमने के लिए दीजिए, तो एम्प्लॉयर एग्री कर गया कि आप एक काम करिए 2 दिन आप घूम के आइए। तो ये जो 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला उसका जो कॉस्ट है वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा आज परक्विजिट। अगर अदर कोई केस है तो जितना एम्प्लॉयर का खर्चा हो रहा है एक्चुअली उतना ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी के केस में क्या है, पहले आपको ये चेक करना कि ये जो कनेक्शन है वो किसके नाम पे। अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के नाम पे कनेक्शन है देन ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ऑल एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय के नाम पे कनेक्शन लिया गया है तो ये ऑल एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन सर टैक्सेबल कितना होगा, अगर एम्प्लॉयर का ये खुद का सर्विस है, अगर एम्प्लॉयर खुद गैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई खुद जनरेट करता है और खुद सप्लाई करता है, देन इन दैट केस जो भी एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है, जो भी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एम्प्लॉयर का, वही होगा आपका परक्विजिट का कॉस्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये किसी से हायर करता है या फिर किसी से सर्विस लेके आपको प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस जितना एम्प्लॉयर ने एक्चुअली पे किया है उतना है आपका परक्विजिट का कॉस्ट।
सो ये था स्टूडेंट सारे के सारे परक्विजाइट का रिवीजन। होपफुली ये रिवीजन आपको अच्छा लगा।